अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो चैप्टर का हेडिंग लगाओ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के लेक्चर में कुछ बेसिक बेसिक बातें करेंगे। करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजों को बुकिश लैंग्वेज में नहीं, आपको फील कराएंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। सबसे पहले आ जाता है करंट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेफिनेशन ऑफ करंट बच्चों, हमें समझना है एग्जैक्ट कि करंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देख लो बच्चों, करंट जब भी वर्ड आता है तो हमें कुछ ऐसा याद आता है। ठीक है, ऐसा वायर होता है, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है ना, वायर होता है, इसको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस एक ऐसा कुछ लगाते हैं तो इसको बैटरी कहा जाता है। बच्चों कुछ याद आया? एक होता है तो उसे कहते हैं सेल, और बहुत सारे सेल अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो उसको क्या कहते हैं? बैटरी। इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ कुछ फ्लो होता है, इसको कहा जाता है करंट। तो ये करंट ऐसे फ्लो होता है, ऐसा कुछ आपने सीखा होगा ना यार। ठीक है ना, तो बेसिकली करंट के जब भी करंट आ जाए तो आपको याद रखना है कि करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ठीक है, I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। उसको क्या बोलेंगे? करंट। मतलब इस कंडक्टर में से या इस वायर में से जितना चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में, उसको बोलेंगे करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहां पर Q होता है चार्ज। ठीक है, अब इसका किसी को प्रॉब्लम होगा देख लेंगे, इसके बाद यही एक्सप्लेन करूंगा मैं। टाइम का तो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों, नोबडी इज इनकंफर्टेबल विथ अनकंफर्टेबल विथ टाइम। टाइम से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबका टाइम अच्छा चल रहा है आजकल। ठीक है ना, तो करंट करंट आई क्या होता है? आई इज करंट। आई किसका सिंबल है? करंट का सिंबल है। करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, एम्पियर। टाइम सेकंड सबको पता है। उसके बाद चार्ज का होता है कूलोम, साइंटिस्ट का नाम है कूलोम। ओके, ठीक है ना, तो इस तरह से। तो आई क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक यूनिट सेकंड में इस वायर में से कितना चार्ज फ्लो हुआ उसे कहते हैं करंट। तो सर करंट तो समझ आ गया, लेकिन अब नई मुसीबत आ गई सर, ये चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो चार्ज एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो बच्चों, तो जब भी आपको चार्ज ऐसा वर्ड आ जाए तो पहले तो इसका हवा नहीं करना, अरे रे 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 क्या चार्ज है कि रे भाई मुझे तो समझ नहीं आएगा, ऐसे नहीं करना है। इसको आराम से प्यार से समझने की कोशिश करना है। अरे चार्ज चार्ज तो कुछ भी नहीं होता, बहुत इजी होता है। क्या होता है सर बताओ? तो चार्ज समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा। अब फिर से नई मुसीबत आ गई सर, पहले आप करंट समझा रहे थे, हमने सोचा करंट समझ जाएगा, आपने चार्ज घुसा दिया। अब फिर चार्ज बता रहे हो, हमने सोचा करंट समझ आ जाएगा चार्ज के बाद, तो अब एटम घुसा रहे हो। यही तो होता है ना बच्चों। ठीक है, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो आपको एटम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऐसे उसके सराउंडिंग में घूमते हैं। इतना तो पढ़ा होगा यार आपने। ठीक है ना, तो ऐसे अज्यूम किया जाता है बच्चों कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू बी निगेटिव एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। दो अजम्पशन है कि भाई इलेक्ट्रॉन पे जो कुछ भी चार्ज होता है उसे निगेटिव चार्ज कहते हैं, प्रोटॉन पे जो कुछ भी चार्ज होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। तो जब भी चार्ज आपके सामने वर्ड आए तो आप ये याद रखना कि भाई दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव। अब कोई पूछ ले कितना होता है, तो प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम। ओके, विदाउट मास चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। तो कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, उस मास के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है ना, मतलब मास होगा तभी चार्ज होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब ये जो चार्ज होता है ये डिस्कवर किया हमने। अब हायर इंफॉर्मेशन, मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने पता किया, ये हायर नॉलेज आ गई आपके लिए, नीट के लिए काम आएगा। मिल्लिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है या एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, इसे कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। अब उसके प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी चीजें हम 12th में पढ़ेंगे, अभी उसका टेंशन नहीं लेंगे। तो समझ आया कैसा लिंक्ड है? देखो, चार्ज दो टाइप के होते हैं,
पॉजिटिव निगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल होता है, उसे प्रोटॉन कहते हैं। अब लोगों ने प्रोटॉन को भी स्प्लिट कर दिया बच्चों, बताऊं मैं आपको, बताऊं, टाइम लगेगा लेकिन मजा आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन को कैसे स्प्लिट किया गया, तो एक चीज समझ लो बच्चों, एक कंसेप्ट होता है जिसे कहा जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल। चलो इसमें हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और फायदा ही होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो लेट अस डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री पार्टिकल बच्चों। क्या, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। तो अब एलिमेंट्री पार्टिकल किसे कहा जाता है, देख लो क्या होता है बच्चों। ये अब ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन आपके चैप्टर का नहीं है। एलिमेंटरी पार्टिकल, लेकिन पता होना चाहिए, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल। अब एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, तो ऐसे पार्टिकल जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते उसे कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, द पार्टिकल्स which cannot be, which can't be break further। अब उसके आगे उसको तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं, बस वहां पर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में क्या कहा गया कि एटम इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब क्या, एटम सबसे छोटा है, एटम से छोटा कुछ भी नहीं, ऐसा कहा किसने, डाल्टन ने। किसने कहा, डाल्टन ने। अब उसके बाद जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ओके, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने क्या प्रूव किया कि भाई एटम को फोड़ा जा सकता है, और एटम को फोड़ के उन्होंने कंसेप्ट दे दिया कि भाई एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ एलिमेंट, कुछ पार्टिकल घूमते हैं। तो पहले क्या कंसीडर किया गया कि एटम एलिमेंट्री होगा, मतलब तब तक क्या मानते थे लोग कि एटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और लोगों को पता चला कि नहीं भाई एटम को भी ब्रेक किया जा सकता है। एटम को किस में ब्रेक किया जाता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो अब ऐसे माना गया कि भाई फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री है, मतलब इसके आगे कुछ ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो ये तो सही है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक किया नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल बच्चों। आप बोलोगे सर कैसे, तो देख लो, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे होता है जीरो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों, प्रोटॉन जो बनता है, प्रोटॉन को ब्रेक करके जो पार्टिकल मिलते हैं और छोटे, उन्हें कहा जाता है कॉर्क। क्या कहा जाता है, कॉर्क, QUARK। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम ब्रेक करेंगे तो उनसे मिलते हैं कॉर्क। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन 3 कॉर्क से बने हुए होते हैं। सपोज मैं मान लूंगा कि ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। तो जो प्रोटॉन होता है इसमें 2 अप कॉर्क होते हैं, 2 अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क, इसे बोलेंगे अप कॉर्क। क्या, अप कॉर्क, QUARK। और ये क्या है, डाउन कॉर्क। ये क्या है, डाउन कॉर्क। तो अब ये कॉर्क एलिमेंट्री हो गया। अब आगे डिस्कवरी होगी, इसको भी लोग ब्रेक करेंगे, इतने अंदर तक घुस गए हो। तो अभी के लिए प्रोटॉन एलिमेंट्री है क्या, नहीं, कौन एलिमेंट्री है, कॉर्क एलिमेंट्री है। तो कैसे होते हैं सर, देख लो, इन पे का जो चार्ज होता है, इस पे का चार्ज होता है +2/3e, इस पे का चार्ज होता है +2/3e और डाउन कॉर्क का चार्ज होता है -1/3e, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट चार्ज कैलकुलेट करो बच्चों, क्या हो जाएगा, +2/3e +2/3e, 2 अप कॉर्क एक डाउन कॉर्क, -1/3e। तो क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है ना सबका, 3, 2 और 2 4, 4 में से एक गया 3 इंटू ई का ई, 3 3 कैंसल, प्लस ई। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस ई, मतलब +1.6, यहाँ पे लिखा था ना मैंने, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन में 2 डाउन कॉर्क होते हैं और एक अप कॉर्क होता है। तो 2 डाउन कॉर्क का चार्ज कितना होता है, -1/3e, -1/3e। वाई, बिकॉज 2 डाउन है ना, और एक अप, +2/3e, बिकॉज अप कॉर्क पे चार्ज कितना होता है, +2e/3 और डाउन कॉर्क पे -1/3 -1/3। तो बेस सेम है सबका, 3 3 3, -1 -2 और ये +2, e कॉमन निकल गया, -1 +1 कैंसिल, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, तो सारा क्या हो गया, 0। इसीलिए न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल रहे क्या, फिर नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी ब्रेक किया जा सकता है और उनको ब्रेक करके बनते हैं कॉर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता बिकॉज वो बहुत स्मॉल होता है, उसका मास भी निग्लिजिबल होता है, 9.01 इंटू 10⁻−31 किलोग्राम होता है। तो उसका मास कम होने की वजह से उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। ओके, ऑलमोस्ट मासलेस होता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वी आर डिस्कसिंग चार्ज। तो चार्ज का भी आपको समझ आ गया।
तो चार्ज, चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव और निगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव। अब ये चार्ज जब वायर से फ्लो करेगा तो उसे बोलेंगे करंट, उसे क्या बोलेंगे करंट। अब देख लो बच्चों, इमेजिन करो, ये बेसिक चीजें सारी, ये चीजें समझ आ जाएंगी, चैप्टर तो हवा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वायर है, वायर को हमने जूम कर लिया, ऐसा बारीक सा वायर होता है हमारा, इस वायर को मैंने जूम करके हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्यार से क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एक सेल कनेक्ट किया, सेल। सेल क्या होता है, आपने एवारेडी का सेल देखा होगा ना, एवारेडी का सेल, दो टर्मिनल होते हैं उसके, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इसे कहते हैं, एक होगा तो इसे कहेंगे सेल, और बहुत सारे कनेक्ट कर दिए हम तो उसे कहते हैं बैटरी। ओके, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बैटरी सेल कंफ्यूजन। अगर इसका डिटेल ही एक्सप्लेनेशन चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल बैटरी, तो हमारे यूट्यूब चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला पे बहुत जबरदस्त लेक्चर है बच्चों, फील द फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में देख लेना, बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव, तो सेल क्या होता है, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चों, देख लो, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। सेल मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, देख लो, ये जो वायर होता है, ये बना होता है कंडक्टर का, किसका, कंडक्टर का। अब कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट जा सकता है, जैसे कि मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, और उसको कहते हैं कंडक्टर। अब जब लकड़ी ले लो आप, लकड़ी में से करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए वो बैड कंडक्टर होता है, जिसको हम इंसुलेटर भी कह देते हैं। अब क्या होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले हम इसको बंद रखेंगे बच्चों, ये स्विच है, सपोज स्विच बंद है हमारा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलेंगे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का समंदर, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में, ओके। उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही ऐसे बना होता है, अब वो भी डिस्कस करने जाएंगे तो आधा घंटा उसमें, उसकी केमिस्ट्री होती है उसमें ही चला जाएगा, उसके हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इतना समझो कि भाई मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही मैंने बैटरी का स्विच क्लोज किया, मतलब ये पाथ कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज एक्टिव हो जाएगा, एंड इट स्टार्ट रिपेलिंग दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को पुश करना वो शुरू करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर पुश होना शुरू हो, इधर मूव होना शुरू हो, ऐसे मूव हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे मूव होंगे इलेक्ट्रॉन। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसे कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 करंट। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसे होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा माना गया, ऐसा फिक्स किया गया, ठीक है ना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर वो लोग फिक्स करते कि भाई जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर ही करंट, तो वही रूल चलता, ठीक है ना। इट्स जस्ट अ रूल, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कन्वेंशन है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन अब ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो क्या होता है बच्चों कि अब ये सवाल ये आता है कि सर अगर मैंने ये मटेरियल चेंज किया, मतलब पहली बार मैंने लोखंड का वायर लिया, उसके बाद मैंने एल्यूमिनियम का लिया, उसके बाद मैंने कॉपर का लिया, तो हर एक कंडक्टर में उतना ही वोल्टेज लगाने पर करंट सेम रहेगा क्या? तो ऐसा प्रैक्टिकली उन्होंने करके देखा, तो हर मटेरियल में करंट अलग अलग आया। अब लोगों ने इसका रीजन फाइंड आउट करना शुरू किया, तो उनको यह समझ आया कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है हर मटेरियल का अलग अलग होता है। मान लो ये लोखंड है, आयरन है, तो आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सपोज ऐसे है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि अगर आपने एल्यूमिनियम लिया तो इसका भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, ठीक है ना। सबका क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब सबकी अरेंजमेंट एटम्स के अंदर कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो एटम्स जो इसमें अरेंज हुए होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते इस एटम से कोलाइड हो जाते हैं, ते त्याच्यावर जाऊन आदळतात, ओके। तो इलेक्ट्रॉन उस पे जाके कोलाइड हो जाते हैं। इस कोलाइड की वजह से क्या होता है, ये जो एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करते हैं। क्या करते हैं, अपोज करते हैं। इसी अपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसी अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर। और तो आपको पता होगा ओम्स लॉ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, I V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो पढ़ेंगे हम। इसका वोल्टेज मतलब इसका एनर्जी का लेवल, पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो ओहम में मेजर करते हैं, इसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं। 9th में पढ़ा होगा ना आपने, इसको हम ओहम्स लॉ कहते हैं। जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना आपका करंट बढ़ जाएगा। R को कांस्टेंट कहते हैं, R इज अ रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव होते वक्त उनको जो अपोजिशन होता है उस मटेरियल के जरिए, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जरिए, तो उस अपोजिशन को कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो अभी तक आपको क्या क्या समझ आया? आपको समझ आया करंट, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल होता है क्यू बाय टी, आई का यूनिट होता है एम्पियर, क्यू का यूनिट होता है कूलोम, टी का यूनिट होता है सेकंड। चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज, जिनको कूलोम में मेजर करते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव। उसके बाद जब आप बैटरी सेल कनेक्ट करोगे, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं, लेकिन फ्लो होते वक्त वो एटम से कोलाइड होते हैं, मतलब वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उस एटम का या उस कंपाउंड का या फिर उस मटेरियल का, वो उसको अपोज करेगा। दैट अपोजिशन इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, और V इज इक्वल टू IR। ये क्या होता है? ओहम्स लॉ। ओके, अब दो चीजें पढ़ेंगे फिर चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल मुझे आज भी याद है बच्चों, मेरा पहला वाइवा था, इंजीनियरिंग लाइफ का पहला वाइवा था। मैडम थी, मैडम का नाम भूल गया मैं, यंग थी मैडम बेचारी, एमटेक की थी। ओके, मैडम ने मुझे पूछा था, वाइवा के लिए गया, अंदर बैठा, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? मैं परेशान हो गया यार, पोटेंशियल क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। तो पोटेंशियल की मैंने डेफिनेशन दी थी, तो मैडम ने मेरी बहुत तारीफ की थी बच्चों, मैं बहुत खुश हो गया था। ठीक है ना। तो जब से मैं जब भी ये बताता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा चेहरा ऐसा ग्लो होने लगता है। ठीक है ना। तो पोटेंशियल मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब लेवल ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट। मार्कने सर ने बताया था हमें, पोटेंशियल इज लेवल ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट। वेरी सिंपल डेफिनेशन बच्चों, पोटेंशियल इज लेवल ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट। लेवल ऑफ एनर्जी, लेवल ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट। ये क्यों बता रहे हो सर? देख लो बच्चों, पोटेंशियल समझे बगैर आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं समझ सकते। तो पोटेंशियल मतलब क्या? लेवल ऑफ एनर्जी एट एनी पॉइंट। तो कैसा समझेंगे? दो कंटेनर ले लो, वही बेसिक सा एग्जांपल होता है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, फिजिक्स मतलब सिर्फ समझना होता है। तो इसमें मैंने यहां तक पानी भरा और इसमें मैंने यहां तक पानी भरा, तो पोटेंशियल किसका मेजर करोगे सर? सिर्फ एक कंटेनर का मेजर करेंगे, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल। तो इसमें एनर्जी का लेवल ज्यादा है, एनर्जी का लेवल ज्यादा है, तो इसका सॉरी इसमें एनर्जी का लेवल कम है, इसमें एनर्जी का लेवल ज्यादा है। देखो ना, लेवल ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, इसका लेवल ज्यादा है। तो पोटेंशियल इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कंटेनर ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ कंटेनर बी। तो बी के पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, क्षमता, लेवल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो लेवल होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल, उसको कहते हैं पोटेंशियल। तो अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब पोटेंशियल समझ आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस वर्ड को ब्रेक कर दो। पोटेंशियल डिफरेंस इस वर्ड को ब्रेक कर दो। डिफरेंस मतलब वजह बाकी, उसके दोनों के बीच में का फर्क। पोटेंशियल मतलब लेवल ऑफ एनर्जी। तो दो पॉइंट के बीच में जो लेवल ऑफ एनर्जी का डिफरेंस होगा उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ एक चीज याद रखना है, पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का मेजर करते हैं और डिफरेंस हम दो पॉइंट के बीच पता करते हैं ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस आप एक पॉइंट का मेजर करो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए बैटरी के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हो। और अगर कोई एक ही पॉइंट होगा तो उसका क्या मेजर करेंगे हम? पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल ले लेंगे हम V1, इसका पोटेंशियल ले लेंगे हम V2। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? ज्यादा कौन सा है? V2, कम कौन सा है? V1। V2 माइनस V1, तो इतना अगर माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इतना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन लेवल ऑफ एनर्जीज या डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेफिनेशन, वी आर इंटरेस्टेड इन कंसेप्ट। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना पानी फ्लो होने का रेट ज्यादा होगा। ऐसे ही जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतने ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऐसा अज्यूम करो, दिमाग में बिठाओ, मतलब करंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप अच्छे से मार्क स्कोर करना चाहते हो तो आज ही ये डेफिनेशन याद कर लो, जो 9th में आपको ऑलरेडी हो चुकी है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V, वर्क इज डिनोटेड बाय W, चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट। पोटेंशियल क्या होता है? लेवल ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट। तो इसका यूनिट क्या होता है? होल्ट। क्या होता है? होल्ट। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज होल्ट, होल्ट होता है। और वर्क क्या होता है? वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। ओके। और क्यू क्या होता है? चार्ज। अब चार्ज के बारे में जब भी पूछा जाए तो सिंपली चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू बी निगेटिव। सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो इस तरह से हमने सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लिए इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ने के।
तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये जो चैप्टर है आपको दो तरीके से पढ़ना है, इसमें आपको दो इफेक्ट पढ़ना है। पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो मतलब जो इफेक्ट है करंट का, क्या इफेक्ट है करंट का, इफेक्ट करंट का, करंट दो तरीकों का इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। पहला क्या होगा, पहला होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे फिर हम इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या बच्चों, सपोज रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करने का ऐसा सिंबल होता है स्पीड ब्रेकर टाइप का, इस सिंबल को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब जब भी आप इसमें से करंट भेजोगे, करंट आए मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब ये जाना शुरू होंगे इस वायर में से, तो इसके एटम के साथ वो कोलाइड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोलाइड। अब दो चीजें एक दूसरे पे अदरली कोलाइड हो गई तो वहां पर हीट जनरेट होती है। कभी पप्पा का मार खाया है, कान के नीचे सा खन बोल के मारे ना, तो यहाँ पे थोड़ी देर गर्म महसूस होता है बच्चों, ठीक है ना, हुआ होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा आपको भी, मुझे बहुत है, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर मूव होंगे तो वो एटम के साथ कोलाइड होंगे और वो क्या जनरेट करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। तो आप देखना बच्चों, कभी भी क्या होता है, किसी वायर में से करंट जा रहा है तो उसको वो वायर गर्म लगता है, हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना। तो वायर गर्म होता है, तो वायर में से जब करंट जाता है तो वायर गर्म होता है, इसे क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक साइंटिस्ट थे, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट, जिसका नाम था ओरियस्टेड। सालों साल 20-30 साल उन्होंने एक ही चीज पे एक्सपेरिमेंट किया कि भाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा सकती है क्या। तो फाइनली बहुत हजारों लाखों कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद एक्सीडेंटली ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ। उसके बाद इसके हेडिंग में करेंगे हम कि भाई जब वायर में से करंट जाता है तो उसके सराउंडिंग में इस तरह की मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो ये करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये करंट का हीटिंग इफेक्ट है। सिंपल बच्चों, वायर में से करंट जाएगा, वायर गर्म हो जाता है, उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वायर में से करंट भेजेंगे तो उसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर फिनिश, ओके। तो यहां पर क्या दिया है बच्चों चैप्टर के स्टार्टिंग में, हाउ डू यू डिसाइड दैट गिवन मटेरियल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एन इंसुलेटर। तो देख लो बच्चों, सिंपल आपको क्या करना है, अगर गुड कंडक्टर और इंसुलेटर डिसाइड करना है तो उसमें से करंट भेजना है आपको, ओके। तो करंट अगर जा रहा है मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है, अपोजिशन कम है, जितना अपोजिशन कम होगा उतना ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है। तो गुड कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क क्या होता है, गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस, सॉरी आई एम रियली सॉरी बच्चों, गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए इसमें करंट ज्यादा फ्लो होता है, करंट ज्यादा फ्लो होता है। अब एक टर्म होती है रेजिस्टिविटी, शायद आपको याद हो रेजिस्टिविटी, अभी इंटरेस्ट का पॉइंट रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, ओके। तो ये जो रेजिस्टेंस कम मतलब रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि ऑल मेटल, सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है बच्चों, गोल्ड, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम, इन सारों का रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, बिकॉज इसमें से करंट ज्यादा जाता है, करंट ज्यादा जा सकता है मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी भी कम होगी। तो इसके अपोज में अगर इंसुलेटर होगा तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें से करंट कम जाएगा या बिल्कुल नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब रेजिस्टिविटी का सिंबल रो होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी भी कैसे होगी, ज्यादा होगी। अब एक होता है कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। अब रेजिस्टिविटी कम मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा, तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब कंडक्टिविटी कम, ये सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी, क्या होता है, कंडक्टिविटी, 9th में पढ़ा होगा ना आपने, रो इज 1/सिग्मा, तो ये ज्यादा तो ये कम। तो कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिसका रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम होने से रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी कम होने से कंडक्टिविटी ज्यादा। मतलब ये कंडक्ट करने की एबिलिटी, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। अपोज करने की एबिलिटी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कम मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा, उसको बोलेंगे गुड कंडक्टर। और इंसुलेटर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से कंडक्टिविटी कम, अपोजिशन ज्यादा तो कम करंट अलो करेंगे ना वो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। तो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिटरमाइन करेंगे हम, क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इसका एक एक्सप्रेशन है और उस पे के लगभग मैं प्लान कर रहा हूं, हमेशा मैं जो प्लान करता हूं वो होता ही नहीं है, फिर भी बता देता हूं, इस बार करेंगे ट्राई।
10 न्यूमेरिकल्स इस पे के सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। अगर टाइम बचा तो 10 के 10 करेंगे, कम ज्यादा हुआ तो थोड़े से कम कर लेंगे। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको समझनी चाहिए ये एक्सप्रेशन आने के लिए। पहला, आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। फटाफट नोट करो बच्चों। आई मतलब होता है करंट, जल्दी जल्दी। आई मतलब क्या होता है करंट, क्यू मतलब क्या होता है चार्ज, चार्ज मतलब दो टाइप का, पॉजिटिव और निगेटिव, और टी क्या होता है टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड। चार्ज किसमें मेजर करते हैं कूलोम, किसमें मेजर करते हैं कूलोम, और करंट किसमें मेजर करते हैं एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। रिवीजन कर रहा हूं मैं सिर्फ। उसके बाद आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद आपको पावर का फॉर्मूला पता चाहिए। पावर इज इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम। द कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज पावर। वर्क अपॉन टाइम, कितनी जल्दी वो काम कर सकता है, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं पावर। ठीक है, उसके बाद आपको पता चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। उसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? तो इतने फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो हम आराम से एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, और एक चीज समझ लो, ये जो होता है ना बच्चों, ये इसको कहते हैं सेल। ये पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल, दिस इज सेल। इफ नंबर ऑफ सेल्स आर अरेंज, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से। अब ऐसे ही क्यों अरेंज करोगे सर? ऐसे ही करोगे तो बल्ब चालू होगा ना। बैटरी यूज की है कभी आपने? सेल अगर आप सीधा डालोगे मतलब एक के निगेटिव को दूसरे का पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो उसको सीधा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये नंबर ऑफ सेल्स जब आप सीरीज में अरेंज करोगे तो इसे कहते हैं बैटरी। दिस इज नथिंग बट बैटरी। तो बैटरी की एनर्जी कैसे होगी? ज्यादा होगी बच्चों। एक सेल के बजाय आप अगर दो सेल यूज करोगे तो उसकी एनर्जी कैसे होगी? ज्यादा होगी। अब करंट मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसे कहते हैं एमीटर। एमीटर इज डिनोटेड बाय ए एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। याद होगा ना, एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं। एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम करंट मेजर करते हैं एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसा कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। और एक डिवाइस होता है जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं बच्चों। ओके, ये सारी चीजें पढ़ी है हमने। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, 9th में पढ़ी है। वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसा? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल में कनेक्ट करके हम क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज इज मेजर इन वोल्ट एंड करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। आई होप आपको ये चीजें पता होंगी, नहीं तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूज होने वाली है। इनका यूज करके एक ब्यूटीफुल सा एक्सप्रेशन बनाएंगे। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे। फिर फाइनली उस पे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर फिनिश करेंगे आखिरी में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर का क्लाइमेक्स। इतनी चीजें आपको पता होना जरूरी है। अगर नहीं है तो पहले ये क्लियर करो, तभी आपको आगे का एक्सप्रेशन बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है, तो आप अब अपना हेडिंग ये है बच्चों कि एनर्जी ट्रांसफर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, लिखो एनर्जी ट्रांसफर्ड, हेडिंग लगाओ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट बोले कि शॉक नहीं लगना चाहिए, आराम से। सर्किट मतलब क्या होता है? वायर, सेल, बैटरी, रेजिस्टेंस, बल्ब, ये सारी चीजें कनेक्ट करके क्लोज पाथ बनाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? सर्किट। और उसको स्विच लगाया जाता है, मतलब अपने मर्जी से कभी भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस ले लेंगे। आराम से समझो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक्सप्रेशन नहीं आएगा, इसका न्यूमेरिकल 100% आ सकता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 12 के लेवल का पूरी चीजें मैं आपको बता दूंगा। आराम से समझना है। एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल R। और रेजिस्टेंस आपको पता है द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उसके रास्ते में एटम्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव होने की कोशिश करेंगे, वो उसको कोलाइड हो जाएंगे और हीट जनरेट होगी। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस अपोजिशन। तो R क्या है? R है हमारा रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट होता है ओहम। ये ओहम का सिंबल है। ठीक है, अब इस पॉइंट को बोलूंगा मैं A और इस पॉइंट को बोलूंगा मैं B। सिंपल बच्चों, बोल सकते हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं, A और B। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको कनेक्ट करेंगे एक बैटरी मतलब नंबर ऑफ सेल। तो पॉइंट A को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और पॉइंट B को कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉइंट B को कनेक्ट करेंगे निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल्स अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, और ये जाएगा कहां पर? पॉइंट B तक। तो ये सेल हो गया। क्या बच्चों? सॉरी, ये बैटरी होगी, बैटरी। और ये बैटरी जो होती है, इस बैटरी का ईएमएफ होता है E, या इसकी बात हम बाद में करेंगे। अगर ईएमएफ वोल्टेज ये डिटेल आपको समझना है तो आप जाइए कोटा पैटर्न साइंस वाला के प्लेलिस्ट में, वहां पर फील द फिजिक्स प्लेलिस्ट में बहुत बढ़िया लेक्चर है। ठीक है, तो अब इतना ये याद रखो कि ये बैटरी है
और ये बैटरी जो होती है ये होती है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब इसमें बहुत सारी एनर्जी है जिसके मदद से हम इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे, इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी का सोर्स है जिसको हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें का करंट मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए क्या बिठाना पड़ेगा, एमीटर। क्या बिठाना पड़ेगा, एमीटर। और एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, देख लो यहाँ पर एक सीरीज में ऐसा कनेक्ट करूंगा और इसको बोलेंगे हम एमीटर। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये क्या है हमारा एमीटर, और एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं करंट, ओके। और वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये पॉजिटिव मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें मेजर करना है वोल्टेज। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां से एक पॉइंट ले लूंगा, यहां से इसको पैरेलली मैं ऐसा एक डिवाइस कनेक्ट करूंगा, इसको बोलूंगा मैं वोल्ट मीटर। क्या बोलूंगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर। अभी सारी चीजें तो हो गई। अब मैं एक स्विच लगा दूंगा, मतलब मुझे अगर सर्किट अगर बंद करना है तो स्विच ऑन ऑफ मैं कर सकता हूं। इस तरह से अरेंजमेंट होगी अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट की, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो होता है बच्चों, हमें पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। तो यहां से करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। सपोज ये करंट आई है तो आगे भी क्या जाएगा, आई। यहां से क्या जाएगा, आई। यहां से क्या जाएगा, आई। यहां से क्या जाएगा, आई। अब आप सोचोगे सर इधर करंट नहीं जाएगा क्या, हमने गिन लिया और बाजू में निकाल दिया। इसका काम सिर्फ गिनना होता है, गिन के बाजू में निकाल दिया, ऐसे कंसीडर करो। कई डायग्राम में तो ये दिखाया भी नहीं जाता, ठीक है। अब आपके बुक में दिया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब ये जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है वो किसके बीच का पोटेंशियल मेजर, किसका वोल्टेज मेजर कर रहा है, वो ए और बी पॉइंट के बीच का, ए और बी पॉइंट के बीच का। तो इसके वोल्टेज को बोलेंगे अपन VAB। क्या बोलेंगे, VAB। तो यहां पर VAB का क्या लिखोगे आप, VAB इज पोटेंशियल डिफरेंस। PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों बताओ पॉइंट A और पॉइंट B में किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा, पॉइंट A का। कैसे, आपको पता करना है करंट किधर से किधर जा रहा है। हमारा कंटेनर था ना, ये देखो ऐसा कंटेनर था, कुछ याद है, इसको हमने A बोला था, इसको हमने B बोला था। तो इसमें पानी ज्यादा था ना, ज्यादा की तरफ से कम की तरफ आएगा, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम। ऐसे ही करंट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम, ओके। इस तरह से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, तो VAB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब I क्या होगा, I होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ मुझे कि सपोज मैंने अब इस सिचुएशन मैंने VAB मेजर किया, ये आया 10 वोल्ट। कितना आया, 10 वोल्ट। सपोज इमेजिन करो, अब मैंने क्या किया, इस वायर को यहां के बजाय यहां कनेक्ट कर दिया और यहां के बजाय इसको यहां कनेक्ट कर दिया। तो बताओ वोल्टेज 10 वोल्ट आएगा, कम आएगा या ज्यादा आएगा, क्या आंसर होगा आपका, कम आएगा सर, नहीं ज्यादा आएगा सर, नहीं 10 ही आएगा। क्यों, बिकॉज देखो बच्चों ये जो वायर होता है ना, वायर्स आर ऑलमोस्ट कंसीडर्ड एज वेरी गुड कंडक्टर्स, ओके। उनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो लिया जाता है, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं वो, इसलिए उनका रेजिस्टेंस कितना लिया जाता है, जीरो। तो आप यहां कनेक्ट करो, यहां कनेक्ट करो, यहां कनेक्ट करो, यहां कनेक्ट करो, वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा, ठीक है। मतलब इसका रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंस नो वोल्टेज, नो रेजिस्टेंस नो वोल्टेज, भले ही करंट फ्लो हो रहा हो, नो रेजिस्टेंस नो वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर कनेक्ट करो, वोल्टेज कितना दिखेगा, 10 वोल्ट ही दिखेगा, समझ में आया। तो VAB, ठीक है ना, तो VAB यहां से हमने क्या मेजर किया, VAB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। इमेजिन करो यहां से Q चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना, Q चार्ज फ्लो हो रहा है, Q इज चार्ज, ओके। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जाते वक्त, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते वक्त इलेक्ट्रॉन इस एटम पे कोलाइड होंगे, क्या होंगे, कोलाइड होंगे। अब जितनी बार कोलिजन होगा उतना हीट जनरेट करेंगे। अब कितनी बार कोलिजन होता है ये किस पे डिपेंड होगा, जितना रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा उतने ज्यादा कोलिजन, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो अगर आपको करंट से हीट जनरेट करना है तो ऐसा कंडक्टर यूज करो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे और कोलिजन ज्यादा होने से बहुत सारी हीट जनरेट होगी। और ये जो एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन को दी है, ये जो एनर्जी हमने यहां से इलेक्ट्रॉन को दी है, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं लेकिन करंट तो ऐसे आ रहा है ना, तो ए से बी तक उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो सर यहां पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, इसका रेजिस्टेंस हम निग्लिजिबल ले रहे हैं। प्रैक्टिकली कुछ थोड़ा होता है और वायर थोड़ा गर्म होता है लेकिन बहुत कम गर्म होता है।
तो इसका प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस अगर हम 0 ले लेंगे तो इसका यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम होगी का यहां से यहां तक, यहां से यहां तक नहीं, ये जो क्रॉस स्पीड ब्रेकर टाइप एरिया है वहां पर ही एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये एनर्जी, इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने यहां पर वेस्ट कर दी, यहां पर खर्च कर दी। तो यहां पर आपने जितनी एनर्जी दी सारी एनर्जी ये यूज कर लेगा और इस एनर्जी का वो हीट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? हीट। अब आप कंफ्यूज मत होना, सर करंट की डायरेक्शन तो ये है, आप बार बार ऐसे क्यों कर रहे हो? तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है, ऐसा कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है उसको। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि भाई अब मुझे बताओ कि इसने कितनी एनर्जी ली। ओके, तो क्या होगा देख लो, हाउ द सोर्स एनर्जी कम बैक। ओके, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेल, द सेल गिव्स द एनर्जी इक्वल टू। अब सेल ने कितनी एनर्जी दी, सेल ने कितनी एनर्जी दी कैसे पता करोगे? तो एनर्जी गिवन बाय सेल, एनर्जी गिवन बाय सेल, एनर्जी गिवन बाय सेल इज इक्वल टू Q इंटू VAB। आपको कैसे पता लगा? देख लो बच्चों, आराम से समझो। बेसिक फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क डन इज चार्ज इंटू वोल्टेज। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 12th में भी यूज होगा बार बार। चार्ज इंटू वोल्टेज, वर्क इज चार्ज इंटू वोल्टेज। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। तो यहाँ पर V क्या है? V इज नथिंग बट VAB। तो कितनी एनर्जी दी सेल ने? Q इंटू VAB। कितनी दी? Q इंटू VAB। तो अब इसने कितनी ली? रजिस्टर इसने जितनी दी उतनी इसने ली। यहां पर तो यूज हुई क्या? नहीं। तो एनर्जी टेकन बाय रेजिस्टेंस इज, या एनर्जी यूज्ड बाय रेजिस्टेंस कितनी होगी? Q इंटू VAB। इसने दी कितनी? Q इंटू VAB। ली कितनी? Q इंटू VAB, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब क्या होगा? तो ये जो एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी इस रेजिस्टेंस ने ली, ये एनर्जी का यूटिलाइज करके ये हीट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? हीट जनरेट करेगा। ये लिख लो, मुझे रब करना है। हो गया। तो इस एनर्जी का यूज करके ये हीट जनरेट करेगा। और अगर सपोज आपने क्या किया, इस रेजिस्टेंस के बजाय यहां पर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी। इलेक्ट्रिक मोटर मतलब जो घूमती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोटर। मतलब पंखा एक इलेक्ट्रिक मोटर है, मैं उसको करंट दे रहा हूं, वो घूम रहा है। तो घूम रहा है मतलब क्या हो रहा है? करंट लेके घूम रहा है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा करंट जाएगा, ज्यादा घूमेगा, ज्यादा वर्क करेगा। समझ रहे हो? तो अगर यहाँ पर आपने मोटर कनेक्ट कर ली, मोटर से कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपली फैन कनेक्ट कर दिया तो फैन घूमेगा। आपने बल्ब कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। लाइट कैसे आई? गर्म होके तो आई ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी फॉर बल्ब। एंड अगर फैन कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से सारा अरेंजमेंट होगा। तो कितनी एनर्जी ली कि उसने कितनी एनर्जी लिया, कितना वर्क डन किया? तो ये होगा W इज इक्वल टू Q इंटू VAB। सपोज Q इतना चार्ज फ्लो किया और VAB क्या है? उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पावर क्या होता है? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिंपल बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क कितना है? Q इंटू VAB डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर का एक फॉर्मूला आ गया, Q इंटू VAB डिवाइडेड बाय टाइम। बट देख लो बच्चों, आराम से समझो, Q बाई टी क्या होता है? सबको पता है Q बाई टी क्या होता है? Q बाई टी इज करंट। ओके, बट I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q बाई टी की जगह क्या रख सकते हो आप? करंट रख सकते हो। तो फॉर्मूला विल बी P इज इक्वल टू I इंटू VAB। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। अगर आप वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पावर मिल जाएगा। वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पावर मिल जाएगा। फिर से वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर मिल जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के हिसाब से ओहम्स लॉ क्या कहता है कि भाई VAB पोटेंशियल डिफरेंस बरोबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर रख दो, पावर क्या हो जाएगा? करंट इंटू VAB की जगह I इंटू आर, आई स्क्वायर। तो पावर कितना होगा? I स्क्वायर आर, ठीक है। तो पावर के तीन फॉर्मूले पता हो गए आपको। पहला फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। दूसरा फॉर्मूला करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। और एक डिराइव करेंगे बच्चों। क्या करता हूं मैं? देख लो यहाँ पर, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। चलेगा? क्या किया मैंने? आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे क्यों किया सर? अब इसको क्या करता हूं मैं? आई आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आई आर होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो आई आर की जगह क्या रखूंगा मैं? किधर गया? आई आर की जगह क्या रखूंगा मैं? VAB। तो पावर क्या आ जाएगा? VAB स्क्वायर डिवाइडेड बाय VAB स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो पावर के तीन फॉर्मूले हमेशा याद रखना है, वोल्टेज इंटू करंट, या सिंपली एक याद रख लो, बाकी क्या आप आराम से बना सकते हो। तो वोल्टेज को अगर आपने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया
वोल्टेज को अगर आपने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करने पर पावर मिलेगा। क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से वोल्टेज को अगर आपने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट पावर, यू विल गेट पावर। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा ये फॉर्मूला याद रखने का। अब इसको रब कर दूंगा मैं, ठीक है, अब फॉर्मूला बता दूंगा मैं, फॉर्मूला याद रखने का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या याद रखना है कि जब करंट फ्लो होता है तो पावर जनरेट होता है, और वो पावर कैसे फाइंड आउट करोगे, देख लो नोट या फिर प्रैक्टिस या फिर कुछ भी लिख लो नोट। पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट बच्चों। अब यहाँ पे ए बी था इसलिए ए बी हमने यूज किया, लेकिन लिव इट। ओके, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, बट V इज इक्वल टू आई आर बच्चों, सिंपल ओम्स लॉ रख दो यहाँ पर। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई, आई आर इंटू आई क्या, आई स्क्वेयर आर, क्या आई स्क्वेयर आर। तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अगर वोल्टेज और करंट दिया गया है तो पावर के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, अगर करंट और रेजिस्टेंस दिया तो ये फॉर्मूला यूज करो। अब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया तो क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय आर। ऐसे करने से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो P इज इक्वल टू आई आर होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। अब आई आर की जगह क्या रखोगे, आई आर की जगह V रखेंगे, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। सो दिस इज द formula of power. These are the three formulas of power. P is equal to VI, P is equal to I square R, P is equal to V square by R, P is equal to V square by R. Okay? तो इतने ही पोर्शन पे हम क्या करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे। चलो, तो पहला न्यूमेरिकल ये लिख लिया आपने, लिख लिया, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो पावर के 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। कौन कौन से, VI एक भी याद रखोगे तो उससे आप बना सकते हो। ठीक है ना, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर मिल जाएगा। पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, पॉज करके ट्राई करना है हर बार, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। जब भी मैं डेटा लिख दूं, डेटा लिखने के बाद खुद से पॉज करना है और पहले ट्राई करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट, मतलब वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट। यूनिट से आइडेंटिफाई करो बच्चों। ओके, द करंट पासिंग थ्रू इट इज, उसमें से करंट कितना जा रहा है, 0.27 एम्पियर। बढ़िया। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर पता करना है। पावर इज इक्वल टू व्हाट, पता करो क्या होता है। सिंपली अभी तो देखा ना हमने, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर मिलेगा। वोल्टेज कितना है 250, करंट कितना है 0.27, ये जीरो कैंसिल हो गया तो ये इधर सरक जाएगा, ये 25 बच्चों, और ये कितना बचेगा 2.7, इसको मल्टीप्लाई कर लेगा और पॉइंट एक के बाद दे देना, तो ये आएगा 67.5 वैट। हमेशा याद रखो बच्चों, पावर का यूनिट क्या होता है, वैट। क्या होता है, वैट। कैसे पता लगा, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड को ही प्यार से क्या कहा जाता है, वैट। क्या कहा जाता है, वैट। ठीक है, सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 1 हो गया। चलो ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या कह रहा है, द बल्ब ऑफ 60 वैट, ओके नो प्रॉब्लम, बल्ब ऑफ 60 वैट, एक बल्ब है। सेकंड प्रॉब्लम बच्चों, एक बल्ब है 60 वैट का, 60 वैट मतलब पार दिया गया है 60 वैट, वैट का सिंबल होता है W। ओके, इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट, मतलब इसमें का करंट पता करना है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं बच्चों, एकदम सिंपल सा 2 मार्क का न्यूमेरिकल है। P इज इक्वल टू VI। ठीक है, P कितना है, P है हमारा 60 और V है 220, करंट पता करना है। तो ये 0 से 0 कैंसल, ये 22 को इधर शिफ्ट कर दो, I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 22, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, तो 3/11। आप ज्यादा परेशान नहीं होना, 3/11 एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हमने पावर पता कर लिया। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 3, थर्ड वन। क्या कह रहा है, अ बल्ब ऑफ 40 वैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक पावर है, बल्ब है जिसका पावर है 40 वैट, ठीक है ना, 40 वैट का एक बल्ब है, इसको कनेक्ट किया 220 वोल्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। बढ़िया। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है, अब देख लो बच्चों आराम से। अब हमें क्या पता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास करंट तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस है, तो करंट की जगह क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। प्रॉब्लम आई का है, V तो पता है हमें, प्रॉब्लम आई का है, तो आई की जगह क्या रख सकते हो, V डिवाइडेड बाय आर, तो ये V का V, आई की जगह क्या रख सकते हो, V डिवाइड बाय आर, तो ऐसे भी हो सकता है, तो V स्क्वायर बाय आर हो गया, ये हो गया पावर इज इक्वल टू। तो पावर कितना है 40, पावर कितना है 40, V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय आर, आर क्या है हमारा रेजिस्टेंस, तो ये 0 से 0 कैंसल। अब क्या करोगे, ये आर को इधर शिफ्ट करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1,
2 1 1 2 1 1 0, आर को इधर शिफ्ट करो, ये होगा 1 1 10 इंटू 11, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये 0 का 0, 12 10 ओहम। आया क्या ऐसा, क्या कुछ रॉन्ग हो गया? करेक्ट, 12 10 ओहम लिख लो, 12 10 ओहम हो गया बच्चों, हो गया, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पावर, ओके, फॉर्मूला ऑफ पावर वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 4। क्या कह रहा है देख लो, न्यूमेरिकल नंबर 4, व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द बल्ब इज 200 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज कितना लगाया आपने? 200 वोल्ट, बढ़िया, नो प्रॉब्लम। करंट पासिंग थ्रू द बल्ब इज 0.1 एम्पियर, ओके, करंट कितना है इसका? 0.1 एम्पियर। हर बार पॉज करके ट्राई करना है। फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब, पावर निकालो भाई बल्ब का, निकालो। क्या होता है? पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज कितना है? 200, करंट कितना है? 0.1, तो इससे ये कैंसल। 20 यूनिट क्या होता है? वैट, पावर का यूनिट 20 वैट, वैट के पीछे क्या छुपा होता है? जूल पर सेकंड, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या बोल रहा है? बल्ब ऑफ 100 वैट, तो पावर दिया गया है 100 वैट, ठीक है, 100 वैट का बल्ब है, कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, यूनिट से आइडेंटिफाई करना है, वोल्टेज है 200 वोल्ट, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट, तो आपको करंट पता करना है। सिंपली बच्चों बेसिक फॉर्मूला भूलना नहीं है, करंट को अगर आप वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे या वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पावर कितना है? 200, सॉरी 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 सॉरी, पावर कितना है? 100, वोल्टेज कितना है? 200, करंट पता करना है। सिंपली ये 2 0 कैंसिल हो गए, 1/2 हो जाएगा, करंट हो जाएगा 1/2 एम्पियर, 1/2 को ही क्या बोलोगे आप? 0.5 एम्पियर, तो करंट कितना आया? 0.5 एम्पियर, हो गया, हो गया। लेट अस मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 6। छोटे छोटे प्रॉब्लम है बच्चों, आराम आराम से सॉल्व करते जाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बोल रहा है? अ बल्ब ऑफ 60 वैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स ऑफ 240 वोल्ट। चलो, पावर कितना है? 60 वैट, यूनिट से आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम का मीनिंग समझने की कोशिश भी नहीं करनी, कुछ जरूरत भी नहीं। सोर्स ऑफ 220 वोल्ट है ना, 240 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 240 वोल्ट, बढ़िया है। चलो, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस पता करना है, कोई टेंशन नहीं लेना, बेसिक फॉर्मूला याद है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज पता है, प्रॉब्लम पावर भी पता है, वोल्टेज पता है, लेकिन करंट है, हमें रेजिस्टेंस पता करना है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, तो I का प्रॉब्लम है ना, तो I की जरूरत भी नहीं, तो V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, इस R को इधर शिफ्ट कर दिया, तो I के जगह क्या रखोगे? V का V, I के जगह क्या रखोगे? V डिवाइडेड बाय R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। पावर की वैल्यू कितनी है? 60 वैट इज इक्वल टू V स्क्वायर, V कितना है? 240, तो ये क्या हो जाएगा? 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय R, तो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये 0, ये 0, सहाय का सहा, साई चौक 24, ये R को इधर शिफ्ट कर लो, R इधर आ जाएगा, 4 0 0, 4 चौक 16, 7 4 1 4 2 8 1 9, 960 ओहम, 960 ओम, परफेक्ट। इस तरह से हमने क्या किया? रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 7, ओके। 7 प्रॉब्लम क्या कहता है? ओके, इफ अ करंट पासिंग थ्रू द बल्ब इज 0.15 एम्पियर, ओके, नो प्रॉब्लम। क्या है? करंट दिया है, इफ अ करंट पासिंग थ्रू द बल्ब इज 0.15 एम्पियर। प्रॉब्लम नंबर 7, करंट पासिंग थ्रू द बल्ब इज 0.15 एम्पियर, यूनिट से आइडेंटिफाई करना है, एम्पियर मतलब करंट, एंड पावर इज 30 वैट, पावर कितना है? 30 वैट, पावर उसका है 30 वैट, ओके। फिर फाइंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द बल्ब, वोल्टेज पता करना है। अरे यार क्या सिंपल सा, इतनी चीज आसान चीजें करने लगा रहे हो यार, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो पावर, पावर कितना है? 30, वोल्टेज आपको पता करना है, करंट कितना है? 0.15, इसको इधर शिफ्ट करो, वोल्टेज इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 0.15। अब ऐसे टाइम पे क्या करना है बच्चों? इसके आगे 0.00 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 1 2 से शिफ्ट किया, 1 2 से शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3000, नीचे बचेगा 15, 15 1 15, 15 2 30 0 0, तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट, क्या होता है? वोल्ट। तो इस तरह से हमने ये सारी चीजें सॉल्व कर ली, ठीक है, हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा? पावर देखा, क्या देखा? पावर। लेकिन हमें क्या पता करना है? एनर्जी ट्रांसफर्ड। क्या पता करना है? एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो हमारे पास एक्सप्रेशन में जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का था कि भाई पावर, पावर इज इक्वल टू VAB इंटू आई, बराबर जो हमने डायग्राम बनाई थी उस डायग्राम के हिसाब से पावर का फॉर्मूला आया था VAB इंटू आई। बट देख लो बच्चों, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सेल गिवन इन टाइम t इन रजिस्टर। देख लो, अब देख लो, यहां पर हमने एक सेल लिया था, ऐसा मतलब बैटरी ली थी, ओके।
और यहां पर हमने एक रजिस्टर लिया था। ओके, अब ये जो एनर्जी देगा सेल, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड हियर इनटू हीट। अब इसने जितनी भी एनर्जी दी उतनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट करेगा। तो सर ये कितनी एनर्जी देगा? तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क के जगह आप एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। समझ रहे हो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, इधर का टाइम इधर, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी गिवन बाय सेल, एनर्जी गिवन बाय बैटरी, बहुत सारे सेल कनेक्ट किए ना, बैटरी, एनर्जी गिवन बाय बैटरी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, इन टाइम टी, टी टाइम के लिए। तो पावर कितना है? वी ए बी इंटू आई, पावर कितना है? वी ए बी इंटू आई इंटू टी का टी, इतना उसने एनर्जी दिया। अब ये जो एनर्जी दिया, इस एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हुआ ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहा है लेकिन करंट ऐसे मूव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, यहां पर कोलाइड हुआ, कोलाइड होकर उसने हीट जनरेट किया। क्या जनरेट किया? हीट जनरेट किया। तो इसने 10 जूल एनर्जी अगर दिया तो यहां पर 10 जूल हीट जनरेट होगी। हम आइडियलाइज सिचुएशन यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसने जितनी एनर्जी दी, सारी एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी गिवन बाय सेल या बैटरी, एनर्जी गिवन बाय बैटरी, जो बैटरी ने एनर्जी दी, एनर्जी गिवन बाय बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो H क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई इंटू टी। तो हीट कितनी जनरेट होती है? वी ए बी इंटू आई इंटू टी। वी ए बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आई मतलब करंट और टी मतलब टाइम। तो आई करंट जाने से वी ए बी इतने पोटेंशियल डिफरेंस पे टी टाइम के लिए, तो हीट कितनी जनरेट होगी? वी ए बी इंटू आई इंटू टी, वी ए बी इंटू आई इंटू टी। ओके, लेट मी नाउ एक्सप्लेन अ वेरी ब्यूटीफुल लॉ कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्या बोलेंगे उसको? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिखो, हेडिंग लिखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या लॉ बोलता है? ये लॉ क्या बोलता है? पहले ये लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद प्रूव करेंगे, ठीक है। ये लॉ का क्या कहना है कि अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, देख लो, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस कैपिटल R ड्यू टू करंट कैपिटल I इन टाइम T। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, अमाउंट ऑफ हीट इज कैपिटल H, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस कैपिटल R ड्यू टू करंट कैपिटल I इन टाइम T is number 1, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जितना करंट ज्यादा फ्लो करोगे उतनी हीट ज्यादा होगी। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना अपोजिशन ज्यादा होगा उतना कोलिजन ज्यादा होगा, जितना अपोजिशन ज्यादा होगा उतना कोलिजन ज्यादा होगा, उतनी हीट ज्यादा होगी। नंबर 3, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऑब्वियसली जितने ज्यादा टाइम के लिए आप करंट फ्लो करोगे उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो इक्वेशन 1, 2, 3 को कंबाइन करोगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आएगा। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट लेते हैं वो कांस्टेंट होता है H इज इक्वल टू 12 का बता रहा हूं मैं आपको, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय जे। इस जे को मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट। और इसकी वैल्यू होती है 4.18। और ये जो आंसर मिलता है, हीट का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है, प्रैक्टिकली लोग हीट का कौन सा यूनिट यूज करते हैं? कैलोरी। क्या यूज करते हैं? कैलोरी। तो अगर आपने डिवाइडेड बाय जे ले लिया तो इसका जो आंसर आएगा वो कैलोरी में होगा। किस में होगा? कैलोरी में। और जे को मैकेनिकल इक्विवेलेंट बोल देते हैं। जे को क्या कहते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4.18। ठीक है ना। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय जे, या फिर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको क्या कहते हैं? जूल्स लॉ। क्या कहते हैं? जूल्स लॉ। अब इस लॉ को हम प्रूव करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? इस लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक है। कैसे प्रूफ होगा? बहुत आराम से प्रूफ, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। देख लो, आराम से समझो। ठीक है, कैसे प्रूफ होता है देख लो। अब क्या करेंगे बच्चों? देख लो, हमारे पास अभी एक फॉर्मूला आया था कि भाई H इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई टी, बराबर। H इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई टी। अभी प्रूव किया था ना हमने, H इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई टी। बट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वी ए बी
इज इक्वल टू आई इंटू आर, सिंपल। ये क्या होता है, ओहम्स लॉ। क्या होता है, ओहम्स लॉ। तो अब ओहम्स लॉ, तो एच इज इक्वल टू वी ए बी की जगह क्या रखेंगे, आई आर, वी ए बी की जगह आई आर इंटू आई टी। तो आई आर इंटू आई टी, आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो ये जो होता है ये आंसर आएगा जूल में। किसमें, जूल में। लेकिन हमें चाहिए कैलोरी में, तो हम इसको क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय जे, मतलब कितने से, 4.18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें कैलोरी में। किसमें, कैलोरी। अब इस पे इसे क्यों डिवाइड किया सर, देख लो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो अगर जूल को कैलोरी में करना है तो 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कैलोरी को जूल में करना है तो 4.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हो गया, हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद लेट अस लर्न अबाउट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट के बारे में पढ़ाई करते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, देख लो सिंपली बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर होता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होता है VAB, वोल्टेज इनटू करंट, बराबर। वोल्टेज किसमें मेजर करते हैं, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इज चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बराबर। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्टेज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्टेज इनटू करंट का यूनिट क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये चार्ज से चार्ज कैंसल। वर्क किस में मेजर करते हैं, जूल में, डिवाइडेड बाय टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर एंड दिस जूल पर सेकंड इज नथिंग बट कॉमनली कॉल्ड एज वैट। तो जूल पर सेकंड को हम क्या कह देते हैं, वैट। तो पावर 1 वैट है, ऐसा कब कहा जाएगा, अगर 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है या खर्च हो रही है, तो ऐसा कहा जाएगा कि पावर कितना है, 1 वैट। द पावर इज सेड टू बी 1 वैट इफ 1 जूल एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग, या इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पावर इज सेड टू बी 1 वैट। तो ऐसे टाइम पावर कितना रहेगा, 1 वैट, पावर कितना रहेगा, 1 वैट। ठीक है, अब लेट मी चेक द टाइम एंड सॉल्व सम ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल फॉर यू। ओके, तो कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे आपके लिए। हो गया, ये चीज हो गई। चलो ठीक है, अब इसके 3 करते हैं, फोर्थ वन। तो टोटल 7 न्यूमेरिकल हो गए ना हमारे, 7। तो लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 8। ठीक है, क्या कहता है देख लो, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वैट। तो यूनिट से आइडेंटिफाई करना है कि एनर्जी है या पावर है। तो वैट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो पावर कितना है, 100 वैट, मतलब जूल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में 100 जूल इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है। द करंट ऑफ 3 एम्पियर, तो इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 3 एम्पियर, बढ़िया, नो प्रॉब्लम। तो अब फ्लोइंग थ्रू द सर्किट व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आर पता करना है। सिंपली आपका बेसिक फॉर्मूला यूज करो, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। लेकिन करंट तो दिया गया है, प्रॉब्लम है वोल्टेज का, वोल्टेज है ही नहीं ना, तो v की जगह क्या रखोगे, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर रख दो यहाँ पर। तो v की जगह क्या रखोगे, आई आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। हर बार दिमाग न लगाना है, आई स्क्वायर आर। तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्वायर आर। तो पावर कितना है, पावर है हमारा 100 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई कितना है 3, 3 का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9, तो आर कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 9, 100 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या हो जाएगा, 9 1 1, 9 1 1, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9। तो 11.11 ओहम इज द आंसर। ठीक है, 11.11 ओहम इतना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 8। 10 बोला था बच्चों, आज पूरा कर देता हूं आपका प्रॉमिस। ठीक है तो फिर 9th वन क्या कह रहा है, इफ अ करंट पासिंग थ्रू द बल्ब इज 0.2 एम्पियर, प्रॉब्लम नंबर 9, फेवरेट नंबर। ओके, तो करंट कितना है, 0.5 एम्पियर। ओके, सॉरी 0.2 एम्पियर है बच्चों, करंट पासिंग थ्रू द 5 भी ले ले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, 0.2 एम्पियर। एंड द पावर ऑफ द बल्ब इज 20 वैट, तो इसका पावर जो है वो 20 वैट है, मतलब 1 सेकंड में 20 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। फाइंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द बल्ब, वोल्टेज पता करना है, V इज इक्वल टू व्हाट, सिंपल बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं, P इज इक्वल टू V है। ओके, तो P कितना है 20, V पता करना है, I कितना है 0.2। कैलकुलेशन कैसे करोगे, इसको इधर शिफ्ट करो पहले, V इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.2। इसको अगर 20.0 लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 100। क्या मेजर किया, वोल्टेज, तो ये आ जाएगा वोल्ट, 100 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट वन बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 10, लास्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग है, देख लो। 10th वन क्या बोल रहा है, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वैटेज 100 वैट एंड 60 वैट वर्क ऑन 220 वोल्ट।
पोटेंशियल डिफरेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब दो बल्ब है बच्चों, आराम से समझो, दो बल्ब है ऐसे और दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया हमने, पैरेलली मतलब ऐसे। अब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस ऐड होता है, पैरेलल में होंगे तो रेजिस्टेंस सीधे सीधे ऐड नहीं होता, ठीक है। तो दो बल्ब है, ओके, इसको बोलेंगे बल्ब B1, इसको बोलेंगे बल्ब B2। तो इसका जो पावर है, एक का पावर है 100 वैट और दूसरे का पावर है 60 वैट, दो बल्ब है जिसको पैरेलली कनेक्ट किया हमने 60 वैट, ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस इफ 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट किया और वो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का, ओके नो प्रॉब्लम। हाउ मच करंट विल बी फ्लो इन मेन कंडक्टर, मेन कंडक्टर मतलब ये मेन कंडक्टर है, ये उसके ब्रांचेस है, ठीक है। तो सपोज इमेजिन करो बच्चों, अब इसके रेजिस्टेंस कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, नो प्रॉब्लम बच्चों, देख लो आराम से समझो हम। अब होगा क्या बच्चों, यहां से करंट जाएगा I, कितना जाएगा I, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है ना करंट I, यहां पर भी I, यहां पर भी I, लेकिन यहां पे आने के बाद करंट स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होके इधर कुछ करंट जाएगा I1 और इधर कुछ करंट जाएगा I2, इधर आगे जाएगा I1, यहां पर आगे आएगा I2, ये फिर से दोनों यहां पर ऐड हो जाएंगे और ऐड होके फिर से क्या हो जाएगा I। तो जितना करंट अंदर जा रहा है उतना स्प्लिट हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका वोल्टेज कितना 220 वोल्ट, इसके जितना ही, इसका वोल्टेज कितना 220 वोल्ट, वोल्टेज कितना होगा तीनों का सेम, बिकॉज तीनों आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, सॉरी V इंटू I, आई एम रियली सॉरी बच्चों। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय V, P डिवाइडेड बाय V, ठीक है। तो अब I पता करना है, I का I, तो I1 की जगह क्या रखोगे, P1 डिवाइडेड बाय V, इसका पावर इसका वोल्टेज P1 डिवाइडेड बाय V, प्लस I2 के जगह क्या रखोगे, P2 डिवाइडेड बाय V। सिंपल ना, I इज इक्वल टू P बाय V है ना, तो I1 क्या हो जाएगा P1 बाय V1, लेकिन V1 जैसी कोई कंसेप्ट है ही नहीं ना, सबका वोल्टेज कैसा है सेम है। और I2 क्या हो जाएगा, I2 इज P2 बाय V, V2 लिख सकते हो लेकिन V2 का कंसेप्ट ही नहीं है, इसका वोल्टेज कैसा है सेम है। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के इसमें रख दो, ये समीकरण इक्वेशन बन गया, दोनों का वोल्टेज बेस सेम है V, ऊपर क्या आ जाएगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 100 प्लस 60 160 डिवाइडेड बाय 220, वोल्टेज कितना है 220, ये 0 से 0 कैंसिल, बे 8 16 बे एक बे, तो 8 बाय 11 एम्पियर, करंट कितना आएगा 8 बाय 11 एम्पियर, 0 0 बे 8 16 बे एक 8 बाय 11 एम्पियर, मतलब ये 11 1 जा 1, 11 0 0, 11 7 77, 0.7 एम्पियर समथिंग, तो 0.73 एम्पियर इतना करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल सा लेक्चर यहीं पर करते खत्म, जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।